हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू बैक। और आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 8 मोशन के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि उसमें हमें वन बाय वन क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सोल्व क्वेश्चंस लेकर आई हूँ पहले ही, बस मैं आपको इनमें समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो एक डिस्टेंस चलकर आया है, मतलब एक डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। और अगर ऐसा हो सकता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है एक एग्जाम्पल के साथ। तो भाई, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हम ये पढ़कर आए हैं, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़कर आए हैं। डिस्टेंस तो हो सकता है कोई मैग्नीट्यूड वैल्यू जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। और वो कब होता है? ऑफ कोर्स, देखो यहाँ क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट विच हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है, यानी जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वापस वहीं पर लौट कर आ गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिखा हुआ है, if a person jogs in a circular path which is circular and completes one round, his initial and final position is the same. अगर एक पर्सन एक सर्कुलर पार्क में जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, और उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो वो वापस वहीं पर आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हेंस हिज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। देखो, एक फार्मर है, ठीक है, और उसका जो फील्ड है वो स्क्वायर शेप का है। ओके, उसका एक फील्ड स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर का पता है आपको, सारी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, और उसकी एक साइड 10 मीटर की है, और वो उसे 40 सेकंड में जो है क्या कर रहा है, एक राउंड लगा रहा है उसका। ठीक है, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अगर 40 सेकंड में वो 10 मीटर मतलब सॉरी, देखो 10 मीटर उसकी एक साइड है और वो पूरा राउंड लगा रहा है, कितना कितना 40 सेकंड में, तो 40 उसमें 4 साइड होती है तो 40 मीटर, यानी वो 40 मीटर चल रहा है 40 सेकंड में। ठीक है, तो वो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चलेगा? ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद? तो भाई देखो, ऐसे देखो, जैसे कि 2 मिनट और 20 सेकंड को सबसे पहले तो आप कन्वर्ट कर लो किस में, सेकंड में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर फील्ड है 10 मीटर, और अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40 मीटर, क्योंकि 4 साइड है 10-10 मीटर की है, तो 40 मीटर की होंगी चारों। ठीक है, और फार्मर जो एक बाउंड्री को कवर करता है, मतलब एक राउंड लगाकर आता है 40 मीटर का, वो लगाता है 40 सेकंड में। तो सो इन 1 सेकंड द फार्मर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो जाहिर सी बात है, 40 डिवाइडेड बाई 40 तो 1 मीटर, मतलब 1 मीटर वो 1 सेकंड में चलता है। अब देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मर इन 2 मिनट 20 सेकेंड, मतलब वो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना चलेगा? अब सबसे पहले तो 2 मिनट को कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट कर लेना है हमको, कर लेना है इसको कन्वर्ट सेकंड में। ठीक है, तो वो आ जाएगा 2 मिनट 20 सेकंड, यानी कि 60 प्लस 60 120, और फिर उसमें 20 140, यानी कि 140 सेकंड। ठीक है, और 140 सेकंड में वो कितना चलेगा? ऑफ कोर्स, अगर 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है तो 140 सेकंड में 140 मीटर चलेगा। ठीक है, अब 140 मीटर जो उसने चला, ठीक है, और 40 मीटर का क्या था, एक राउंड था। अब देखो, द टोटल नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय द फार्मर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर, टोटल डिस्टेंस अपॉन पैरामीटर। देखो, अब उसने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए थे? देखो, अगर 140 मीटर वो चला तो 40 मीटर का एक राउंड था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसने कम से कम क्या कहते हैं, 1 मिनट, उसने जो है ना 2 राउंड, एक काम करो 140 में से, अब देखो कि कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, 40, और फिर 40 में एक बार और डाल दो तो 80 हो जाएगा, फिर 80 के साथ फिर एक और, ठीक है, फिर हो जाएगा 120, तो 3 राउंड उसने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 3 राउंड, यानी 3 राउंड तक आते आते उसकी जो पोजीशन है वो कितनी हो गई थी, जीरो हो गई थी, क्योंकि वो वापस वहीं पर आ रहा था घूम घूम कर, तो इसलिए उसका जो क्या कहते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट वो जीरो हो रहा था 3 राउंड के बाद भी। फिर वो 20 मीटर और चला, बस वो जो 20 मीटर वो एक फिर से चला ना, 120 मीटर के बाद 120 मीटर पर वो क्या आ गया, वापस आ गया, 3 राउंड लगा लिए उसने, फिर 20 मीटर वो और चला। ठीक है, और 20 मीटर जो चलाना, बस वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम। ओह माय गॉड, इस क्वेश्चन को मैं पहले मेरे भैया से सीख के आऊँगी, देन मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है।
3.5 उसने बस इतना पता है कि 3.5 राउंड लगाया उसने, यानी 3 पूरा राउंड और 1 आधा, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट, वेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनमें से क्या ट्रू है? इट कैन नॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इसमें से क्या ट्रू हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है, ये तो जीरो हो सकता है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा हो सकता है डिस्टेंस से, ठीक है। तो भाई ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो, एक तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है और दूसरा जो मैग्नीट्यूड है उसका, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, वो हमेशा छोटी होती है, क्योंकि हमें उसकी डेफिनेशन से ही पता लगता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो छोटा होता है डिस्टेंस से। यही इसके सॉल्यूशन में दिया गया है, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ट्रैवल ए सर्टेन डिस्टेंस एंड कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन इज जीरो। उसका जीरो हो सकता है अगर वो अपनी कम बैक कर दे इनिशियल पोजीशन पर। और गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इक्वल टू बट नेवर ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। भाई डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है वो अगर वो स्ट्रेट लाइन में थे दोनों, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव करा, एक पॉइंट पर जाकर रुक गया, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। अब हमें स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है इस वाले क्वेश्चन में। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजिशन एट ए सर्टेन डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक रेट है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन जो है चेंज करता है एक सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट, वो रेट है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ मोशन जो कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है। सर्टेन डायरेक्शन में मतलब डायरेक्शन होती है तो वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। और ये स्पीड क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको कहते हैं स्पीड। Velocity of the object changes with the change in direction. Therefore, the object must follow one direction. जो वेलोसिटी होती है, ओके, जो वेलोसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है, जैसे ही वो चेंज होती है उसकी डायरेक्शन, तो इसीलिए क्या होता है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। चेंज इन डायरेक्शन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। और इसीलिए अगर किसी को अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करानी किसी ऑब्जेक्ट को, सो ही मस्ट फॉलो वन डायरेक्शन, इट मस्ट फॉलो वन डायरेक्शन। अब एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू टू काउंट इवन इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन। लेकिन एवरेज स्पीड काउंट होती रहेगी चाहे वो जो है अपनी डायरेक्शन भी चेंज करे। और ये जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है किसकी, उसमें डायरेक्शन भी पता चलती है, और स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है अगर वो वापस उसी मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, लेकिन स्पीड नेगेटिव और जीरो नहीं होती। अंडर वुड कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो एवरेज स्पीड की बिल्कुल मतलब इक्वल होगी, तो वो कब होगी, देखो, सिंस एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ टाइम फ्रेम एंड वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम फ्रेम। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम, ठीक है। और भाई वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो मैग्नीट्यूड जो है एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का वो सेम जब होगा जब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। जब जितना इस डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो उसका, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में हो। मैंने बताया था अगर कोई इंसान स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो जो है उस और वो वापस नहीं आया, वहीं एक पॉइंट पर आकर रुक गया, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। और ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। जो ओडोमीटर होता है एक ऑटोमोबाइल का जो व्हीकल्स में लगा होता है उसको, वो क्या काम आता है, एन ओडोमीटर, और उसका दूसरा काम होता है, उसका दूसरा नाम होता है ओडोग्राफ। इज ए डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल बेस्ड ऑन द पैरामीटर ऑफ द व्हील एज द होल व्हील रोटेट्स, ठीक है। भाई जो ओडोमीटर या ओडोग्राफ होता है वो डिस्टेंस को मेजर करता है कि कितना उस ऑटोमोबाइल ने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। और ऐसा वो किसके बेसिस पर करता है, ऐसा वो व्हील का पैरामीटर निकाल कर करता है जैसे जैसे व्हील रोटेट करता है, ठीक है।
तो वो फिर काउंट करता रहेगा कि अच्छा इतनी बार व्हील रोटेट किया, इतनी बार व्हील रोटेट किया, और फिर व्हील का पैरामीटर भी साथ साथ निकालता रहेगा, और इससे पता चल जाएगा कि उसका जो वो है पैरामीटर कितना है, और उससे डिस्टेंस भी पता लगेगा। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन? भाई कैसा एक ऑब्जेक्ट का पाथ दिखता है जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है? तो भाई वो स्ट्रेट लाइन में होता है। द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें स्पेसशिप से एक सिग्नल आया जो ग्राउंड तक पहुंचा 5 मिनट में, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है कि स्पेसशिप का डिस्टेंस क्या था ग्राउंड स्टेशन से, और जो सिग्नल की जो स्पीड थी ना वो यहाँ पर दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट। भाई सिग्नल किस फॉर्म में था? लाइट की फॉर्म में था, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई अब ये बताओ कि हमारे पास स्पीड है और हमारे पास जो है वो टाइम भी है। टाइम है 5 मिनट और स्पीड है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दे रखा है, स्पीड और टाइम दोनों दे रखे हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अब आप क्या करोगे? 3 × 10⁸ को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 मिनट से, लेकिन 5 मिनट को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में हमको आंसर लेकर आना है, तो सेकंड में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको? 5 मिनट्स को। अब देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, गिवन दैट द सिग्नल ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। मान लो कि जो सिग्नल है वो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। जो डिस्टेंस है स्पेसशिप का और ग्राउंड स्टेशन के बीच का इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सिग्नल, कि सिग्नल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ग्राउंड स्टेशन तक आने के लिए। दैट्स व्हाट द डिस्टेंस ऑफ द मतलब स्पेसशिप और उसके बीच में। तो 5 मिनट को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, आ जाएगा 300 सेकेंड, और स्पीड ऑफ द सिग्नल ये है, तो और फिर 300 सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्पीड से, और आ जाएगा आंसर 9 × 10⁻10 मीटर्स। When will you say a body is in uniform acceleration या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? कब आप कहोगे कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? सो लेट्स सी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब होती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद एन इंक्रीज इन वेलोसिटी एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होती है जब जो देखो इसमें यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज भी होगा, ठीक है, और उसको रिटार्डेशन कहते हैं। जब देखो चलो मैं सारे के सारे टर्म्स एक बार नहीं इंट्रोड्यूस करा सकती। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, मान लो नीचे से ऊपर से कोई चीज़ गिराई जा रही है, स्ट्रेट लाइन में गिर रही है, और उसकी वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, वो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या हो रही है? इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। तो उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ठीक है, क्या है वो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। और भाई अब ऐसा नहीं कि वो वेलोसिटी इंक्रीज ही होगी तब है वो, डिक्रीज भी हो ना अगर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में, इक्वल अमाउंट में, तब भी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। और फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो फ्री फॉलिंग होती है ऑब्जेक्ट की वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है विद एन इंक्रीज इन वेलोसिटी बट नॉट एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब भाई अनइक्वल मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में नहीं, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका वेलोसिटी में, लेकिन टाइम इक्वल नहीं है, ठीक है, किसी टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, किसी टाइम में बहुत कम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो भाई ये क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं हो रहा है, ठीक है। बस मूविंग और लिविंग फ्रॉम द बस स्टॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब बस स्टॉप से जो बस चल रही है या आप जो कार से किसी कहीं जा रहे हो क्राउडेड स्ट्रीट में, तो वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखो एक बस ने अपनी स्पीड जो है 80 km/h से 60 km/h कर ली, तो अब आप मुझे बताइए, और 5 सेकंड में, तो उसकी एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी है 80 km/h, ठीक है, उसको पर आवर से मीटर पर सेकंड में करेंगे कन्वर्ट, तो क्या होगा? 80 को मल्टीप्लाई कर दो उससे, क्या कहते हैं, 80 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, और आवर को मल्टीप्लाई कर दो ये कितनी मिनट्स होती हैं? वेल देखो सीधा सीधा 80,000 और 3600, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, फिर 22.2222 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया।
फिर फाइनल वेलोसिटी जो है 60 किलोमीटर पर आवर को, इसको भी आप ऐसे ही कन्वर्ट कर दो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। और उसके बाद टाइम फ्रेम देखो 5 सेकेंड है। और फिर आपको पता है जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है a = v - u/t। फिर आपको ऐसे ही v की वैल्यू रख देनी है और u की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू रखकर, और उसको डिवाइड कर देना है 5 सेकेंड से। और उसके बाद ये आ जाएगा आपका आंसर 1.112 मीटर पर सेकेंड। और ये माइनस में है, ठीक है। माइनस में क्यों है? क्योंकि बस की जो स्पीड है वो कम हुई थी, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो माइनस में जाता है, ठीक है। इट कैन बी नोटेड दैट द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ द बस इज डिक्रीजिंग, कि जो वेलोसिटी है ना बस की वो डिक्रीज हो रही है, घट रही है वो। A train is starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. एक ट्रेन जो है वो क्या हुआ, उसने रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट किया और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो चल रही है, और उसने 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड जो है वो 10 मिनट में अटेन कर ली है। अब आपको क्या निकालना है, उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है, रेस्ट में क्या होती है, स्पीड 0 होती है। फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर/आवर है, ठीक है। और अब 40 किलोमीटर/आवर को देखो, पर आवर को, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, पर आवर को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में। जुबेर कहाँ है? मम्मी जुबेर कहाँ है? बात करना। कौन है? हेलो जी, हेलो। तो भाई यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 40 किलोमीटर/आवर को अगर आपको डिवाइड मतलब कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, उसको 5/18 से क्या करना है आपको, क्योंकि आपको क्या निकालना है, ज़्यादा निकालना है, तो उसको 5/18 से कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आपने उसको कर दिया 5/18 से, तो अब आपका निकल कर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में 11.1111, ठीक है। तो भाई ऐसे मीटर पर सेकंड में आपकी ये निकल कर आ गई। अब टाइम देखो 10 मिनट है। अब 10 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 600 सेकंड आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, और एक्सेलरेशन देखो v = u+at, ये वाला इन्होंने इक्वेशन लगाई है यहाँ पर, v = u+at। और ऐसे ही इनकी सारी की सारी जो है वैल्यूज़ रख दो, v की, फिर u की, a की और t की, एंड देन आफ्टर दैट यू विल सी कि ये आंसर आ गया। What is the nature of the distance time graphs for uniform and non-uniform motion of an object? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो कैसा दिखेगा। देखो, अगर यूनिफॉर्म मोशन है यानी इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से वो मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको, जैसे हमने ग्राफ्स में पढ़े थे, ठीक है। देखो ये है ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो इसमें स्ट्रेट लाइन होती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व होती है, जैसे इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हो ये कर्व है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? Distance time graph में क्या है, एक लाइन पैरेलल जा रही है, ठीक है, टाइम एक्सिस पर। तो भाई ये देखो यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि मान लो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया और इतने टाइम में उसका डिस्टेंस यहीं पर है, मतलब वो एक ही जगह रुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइन जो है एक्स एक्सिस के बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। When the slope of the distance time graph is a straight line parallel to the time axis, the object is at the same position as the time passes. That means the object is at rest. तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कर रहा है। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? कितना, अब क्या कहोगे अगर स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसे ही जैसे ऊपर पैरेलल लाइन थी ना, ऐसे ही यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर ये है कि भाई वेलोसिटी उसकी सेम है, मतलब इतने टाइम में भी सेम है, इतने टाइम में भी सेम है, वेलोसिटी क्या है उसकी सेम हो रही है। Since there is no change in the velocity of an object x y axis value at any point of time x axis value, the object is said to be in uniform motion. और वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी वो, ठीक है। What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph?